हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ड्रैगन प्रिंस युवान। तो बिना देर किए और बिना बकवास किए इस एनिमे सीरीज को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये एनिमे यहाँ पे स्टार्ट होता है और हमें जाओ डायनेस्टी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक बड़े से पलंग पे लेटा होता है और उसकी मॉम उसे हील कर रही होती है। और तभी उस डायनेस्टी का पर डॉक्टर से बोलता है कि आखिर मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। तभी डॉक्टर बोलता है कि क्वीन ने हमारे यंग प्रिंस को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लाइफ एसेंस अपने दे दिए हैं, मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कह पा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा अब और दिन सरवाइव कर पाएगा। ये सुनकर के क्वीन और एम्परर एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी क्वीन कहती है कि भला ये गॉड हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, कह करके वो वहां पे रोने लगती है। और तभी इन सब की बात सुन करके डॉक्टर कहता है कि मिस क्वीन, आप बेवजह रो रही हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ एसेंस को बहुत ज़्यादा ही अपने बेटे को दे दिया है। अगर आपने और दिया तो आपकी भी जान खतरे में आ सकती है। तो बेहतर यही है कि आप जा करके रेस्ट करें। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यंग प्रिंस उठ जाता है जिसका नाम रहता है युआन। और तभी युआन उठ करके कहता है कि यानी कि मेरे पास अब सिर्फ 3 साल बचे हैं, के बाद मैं मर जाऊंगा। और तभी वो अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है कि ये ड्रैगन का निशान ना जाने कब मेरे हाथ से निकलेगा। ये बात सुन करके एम्परर आगे बढ़ के अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम निराश मत हो, इसका कोई ना कोई हल हम निकाल के रहेंगे। और तभी युआन कहता है कि फादर, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बचपन से पूछता आ रहा हूँ मगर आप लोगों ने मुझे कभी भी नहीं बताया। और तभी एम्परर युआन से कहते हैं कि हमारी दू हाउ डायनेस्टी 2 भाग में बटी है, एक तो जाओ एम्परर है, दूसरा वू फैमिली। और तभी एम्परर सांस लेते हैं एक गहरी सी और युआन को पूरी बात बताने लगते हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जाओ अपने किले के बाहर अपने सेनापति के साथ खड़े होते हैं और वो काफी खुश होते हैं क्योंकि आज उनके वहाँ उनकी क्वीन बर्थ देने वाली थी, एक लड़की या लड़के की। और तभी ने वहां पे एक लड़के को जन्म दिया जो कि युआन होता है और उसके अंदर ड्रैगन की ब्लड लाइन होती है। ये चीज देख करके जाओ एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि ये करोड़ों में कोई एक होता है। और तभी जाओ देखते हैं दूर कहीं एक फेनिक्स बर्ड और उसके साथ में एक जाइंट पाइथन इनके ही सेक्ट की ओर बढ़ रहा होता है। और ये देख करके जाओ एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वू फैमिली के स्पिरिचुअल पेट हैं। और तभी वू फैमिली का एक एल्डर बाहर आता है और कहता है कैसे हो मेरे दोस्त। और तभी इस चीज को सुन करके जाओ कहते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, तुम्हारे बेटे का एसेंस चाहिए, मतलब ब्लड और उसकी सोल का कुछ पार्ट। ये सुन करके जाओ एम्परर एकदम भड़क जाते हैं और यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी बड़ा क्लैश होता है। और जाओ फैमिली वो फैमिली के अटैक से रेडी नहीं होती है क्योंकि वो फैमिली ने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे वो फैमिली काफी ताकतवर दिख रही होती है जाओ फैमिली के खिलाफ में। वो फैमिली का एल्डर जाओ से कहता है कि मैंने पता किया था कि तुम्हारे बेटे की ब्लड लाइन एक ड्रैगन की ब्लड लाइन है, और अगर मैंने उसकी ब्लड लाइन को अपनी फेनिक्स से मर्ज कर लिया तो मेरी फेनिक्स और पाइथन की ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और मेरे आने वाली जनरेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। ये सुन करके जाओ एकदम गुस्सा जाते हैं और वो फैमिली के एल्डर को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को जान से मारना चाहते हो। और तभी वो फैमिली का एल्डर कहता है कि अब बस बहुत हुआ। और ये कह करके हमारा यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम वो फैमिली के जितने भी सिपाही होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से वो फैमिली के सिपाहियों से पिट रहे होते हैं। वाओ फैमिली का एल्डर सीधा जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है जो कि मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक होता है। इस चीज को देख करके जाओ भी अपने स्पीयर को वहां पे चार्ज कर देते हैं और अपनी सोल बर्निंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुके थे। और इन दोनों का अटैक एक दूसरे से क्लैश करता है जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जाओ फैमिली बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है और साथ में ऊपर उन दोनों एम्परर्स की भी फाइट हो रही होती है। मगर यहाँ पे जाओ अपना हाथ एक खो देते हैं क्योंकि ये वो फैमिली का एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ फाइनली हार मान लेते हैं और यहाँ पे वो फैमिली जीत जाती है। और तभी वो फैमिली का एल्डर कहता है कि तुम मेरी बात पहले मान लेते तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता और ये फाइट
10 दिनों से चल रही थी। अभी हम देखते हैं कि वो फैमिली का एल्डर एक बहुत बड़े फॉर्मेशन पे युआन को रख देता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल को कैप्चर करने लगता है और उसकी बोन को भी, और अपनी फेनिक्स और पैंथर की ब्लड लाइन से उसकी ब्लड लाइन को मर्ज करता है, जिसकी वजह से उसकी फेनिक्स और पैंथर की ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में सीन आता है। इन सब सारी बातों को सुन करके युआन का खून खौल जाता है और कहता है अब तक तो मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, मगर फादर मैं अब आपका बदला लेकर के रहूँगा यू फैमिली से, और मैं कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर निकालूंगा कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूँ। अब और मैं मर करके आपके और मदर के इस सेक्रीफाइस को यूं ज़ाया नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे भी करके सरवाइव करूंगा और वो फैमिली से पक्का बदला लेकर के रहूंगा। ये बात सुन करके एम्परर का भी हौसला बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मेरे बेटे, मैं भी तुम्हारा साथ पूरा दूंगा और हम मिलकर के कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। इस बात को सुन करके युआन कहता है कि फादर, मानता हूँ कि मैं औरों की तरह बहुत कमज़ोर हूँ और मैंने अभी तक 16 साल की उम्र में अपने मेरिडियंस को ओपन नहीं किया है, मगर आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर निकाल लूँगा। और इस बात को सुन करके उसके फादर बोलते हैं कि "बेटे, मुझे लगता है कि क्यों ना हम अपने एंसेस्टर के ग्रेवयार्ड में चलें, और हमें लगता है कि हमारे एंसेस्टर हमारी मदद ज़रूर करेंगे।" इस बात को सुन करके युआन वहाँ पे हामी भरता है और तभी उसके फादर कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के मार्शल आर्ट और कई सारे कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं, जिनमें कई सारी बुक्स भी हैं और उस बुक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, और हम परसों ही चलेंगे। इस बात को सुन करके युआन तुरंत रेडी हो जाता है और उसके फादर कहते हैं कि बेटा, तुम कभी मत समझना कि तुम औरों से अलग हो, तुम हमारे बेटे हो और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे तक लेकर के जाओगे। और यहाँ पे युआन को अपनी फादर की ये बात सुन करके काफ़ी हौसला मिलता है और वो अपने फादर को और अपनी मदर को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने टीचर के साथ अर्थ और हेवन की पावर के बारे में पढ़ रहा होता है और उसके टीचर यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझा ही रहे होते हैं। तब तक ये क्लास यहाँ पे ओवर हो जाती है। फिर युआन के पास उसकी दोस्त आती है जू, और वो उसके पास आकर के बैठ जाती है और कहती है कि आखिर तुम इतने दिन तक कहाँ थे? मैं काफ़ी दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम मुझे दिखे क्यों नहीं? इस बात को सुनकर के युआन कहता है कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था अपने फ़ादर के साथ। और जैसे ही जू उसके फ़ादर का नाम सुनती है, वो कहती है वो कैसे हैं? और तभी युआन कहता है वो सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? तभी जू बोलती है मैं ठीक हूँ। और तभी जू कहती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है कि मैं कैसे तुम्हारा एहसान उतारूंगी। इस बात को सुनकर के युआन वहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है तुम मेरी दोस्त हो और कुछ मत सोचा करो। और तभी मिस जू को अपने पास्ट की लाइफ याद आती है, जहाँ पर वो एक डॉक्टर के घर के बाहर रो रही होती है और कहती हैं कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को बचा लीजिए। और वो डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। और तभी वहाँ पे युआन की एंट्री होती है और उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है, उस अम्ब्रेला के अंडर में उसको रख लेता है और खींच करके एक लात उस बड़े से दरवाजे पे मारता है और कहता है कि जब एक लड़की तुमसे मदद मांग रही है और तुम एक डॉक्टर हो, उसकी मदद नहीं कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए, अगर पैसों की कमी है तो तुम मुझसे मांग सकते थे। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है। पर युआन जू से ये पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अब कैसे हैं? तभी जू कहती है कि वो अब ठीक हैं और वहाँ पे मुस्कुराने लगती है। और तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है कि वो तो ठीक होगा ही बुड्ढा, मगर तुम अपनी दोस्त से पूछो वो मुझसे पिटने के बाद और अपने जेड को हारने के बाद कैसी है। इस बात को सुन करके युआन कहता है कि आखिर इसके पास तुम्हारा जेड क्या कर रहा है? और तभी जू कहती है कि मैंने उससे फाइट की थी और इसने मुझसे चीटिंग करके मेरे जेड को मुझसे ले लिया क्योंकि इसमें बेट लगी थी इस जेड की। तभी वहाँ पे युआन का दोस्त फैंग आता है और खड़े होकर के कहता है कि शॉलिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यंग प्रिंस के सामने ऐसी बात कर रहे हो। तभी शॉलिंग कहता है कि अगर तुम्हारे यंग प्रिंस को लगता है कि ये जेड पेंडेंट मैं उसकी दोस्त को दे दूं तो क्यों ना वो मुझसे फाइट करके इस जेड पेंडेंट को ले ले। इस बात को सुन करके फैंग कहता है क्यों ना तुम मुझसे फाइट कर लो और मैं तुम्हें रियल पावर का मजा चखाता हूँ। मगर तभी युआन आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर आप इसे जाने दें, मैं इस मैटर को हैंडल कर सकता हूँ। और आगे बढ़ के कहता है तो ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो
तो हम फाइट ही करेंगे। इस बात को सुन कर के शॉलिंग एकदम खुश हो जाता है, मगर ज़ू पीछे से युआन को कह रही होती है कि तुम मेरी वजह से और भी ज़्यादा परेशानी मोड़ मत लो। मगर युआन उसे चुप करा देता है और शॉलिंग से कहता है कि हम चले बैटल अरीना में। और यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों उठ जाते हैं और बैटल अरीना की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पे मिस ज़ू अभी भी युआन को रोक रही होती हैं और भी युआन को रोक रहा होता है, क्योंकि यहाँ सबको पता था कि युआन के मेरिडियंस अभी ओपन नहीं हुए हैं और शॉलिंग इससे ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते हैं बैटल अरीना का सीन। यहाँ पर सारे डिसेबल खड़े हो जाते हैं युआन और शॉलिंग की फाइट को देखने के लिए। तभी शॉलिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस फाइट को जीत पाओगे, तो यंग प्रिंस यही होगा कि आप इस बैटल अरीना से बाहर चले जाए, वरना रोते हुए अपने फादर के पास जाकर के मेरी शिकायत मत लगाना। और ये कहते ही शॉलिंग तुरंत बिना देर किए युआन के ऊपर अपनी फीस्ट से अटैक कर देता है, मगर युआन भी काउंटर अटैक अपनी फीस्ट से ही करता है, क्योंकि युआन के पास भले ही पावर नहीं थी मगर उसके पास उसकी फिजिकल बॉडी तो थी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युआन ने शाओलिंग को पीछे ढकेल देता है अपने एक ही फीस्ट अटैक से। इस चीज को देख करके बैटल अरीना में सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर यहाँ पे फैंग का तो मुंह उतरा होता है और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि फैंग चाहता है कि युआन हार जाए। और तभी वो बंदा कहता है कि जरूर तुमने यहाँ पे कोई चीटिंग की है, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा कमजोर थे और तुमने अभी तक तो अपनी मेरिडियंस को भी ओपन नहीं किया है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा शॉलिंग अपनी पावर को जनरेट करने लगता है और अपनी फर्स्ट मेरिडियन को ओपन करके युआन के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर युआन की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वो उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है। यहाँ पे युआन जानता है कि शॉलिंग की पावर उससे ज्यादा है, इसलिए युआन पूरे बैटल अरीना में गोल गोल घूमने लगता है और सही मौके का इंतजार करता है कि कब उसे सही मौका मिले और वो शॉलिंग के ऊपर अटैक कर सके। और तभी हम देखते हैं शॉलिंग पूरे बैटल एरिया में घूमते घूमते फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहीं रुक जाता है और कहता है कि जब तुम आमने सामने फाइट मर्दों की तरह नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बैटल एरिना में नहीं आना चाहिए था। ये कह करके वो युआन की तरफ दौड़ करके अटैक करने जा रहा होता है और तभी युआन को यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और वो फीस्ट अटैक उसके सीधा फेस पे कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर के दीवार से टकरा करके उल्टा गिर जाता है। ये देख करके पूरे के पूरे बैटल एरिना में जितने लोग रहते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर युआन कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। और तभी युआन बहुत ही टशन में पलटता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग बेवजह मुझसे फाइट मत करो, मगर तुम लोग हमेशा मुझे बुली करते आए हो। तुम लोग को लगता है कि मेरे मेरिडियंस ओपन नहीं है तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत वीक होगी। और ये कह करके युआन वहां पे पलट जाता है और मिस ज़ू भी एकदम खुश हो जाती है, मगर यहाँ पे इनका चेहरा उतर जाता है जैसा कि वो चाहता था कि युआन यहाँ पे पिट जाए, और यहाँ पे होता उल्टा ही है और युआन इस बैटल को जीत जाता है। और युआन मिस ज़ू का वो जेड शॉलिंग से लेकर के मिस ज़ू को दे देता है और कहता है कि अगली बार से खबरदार तुम बेवजह ऐसे किसी से फाइट मत करना। इस बात को सुन करके मिस ज़ू कहती है कि मैंने लास्ट में देखा जब तुमने उसके ऊपर फीस्ट अटैक किया तो तुम्हारी बॉडी से एक येलो कलर का ऑरा रिलीज हुआ था। तभी युआन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हुआ था, मगर वहां पे ये लोग इस बात को हंस के टाल देते हैं। तभी युआन कहता है कि तुम्हारा जेड तुम्हें मिल गया है ना, बस यही इतना मेरे लिए काफी है, मगर अगली बार से तुमने अगर भूल करके भी फाइट की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। इस बात को सुन करके मिस ज़ू कहती हैं कि नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब इतना काफी है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉलिंग किसी से पिट रहा होता है और तभी उसके सामने फैंग आकर के कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था युआन को पीटने का और तुमसे वो भी नहीं हुआ। इस बात को सुन करके शॉलिंग कहता है कि मैंने अपनी पावर का यूज किया मगर फिर भी वो मुझसे पता नहीं कैसे ताकतवर निकल गया। और तभी फैंग जैसे उसे मारने जा रहा होता है तभी शॉलिंग कहता है तुम जानते हो ना मेरे फादर को वो कितने ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे काफी देर हो चुकी होती है, फैंग ने युआन से भी ज्यादा पावरफुल फीस्ट पंच खींच करके शॉलिंग को मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो दीवार में जा करके धंस जाता है। और तभी फैंग कहता है कि तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए था, और ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। और तभी दूर खड़ा हुआ एक इंसान उसे देख रहा होता है बड़े गौर से, और हमें यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया जाता। और यहाँ पे
पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउ फैमिली के एंसेस्टर के ग्रैवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवान और उसके फादर आए होते हैं और तभी उसके फादर युवान को एक बहुत बड़े फॉर्मेशन के बीच में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, इस फॉर्मेशन के अंदर तुम अपने ब्लड को डालो, क्योंकि इस फॉर्मेशन को सिर्फ हमारी ब्लड लाइन ही एक्टिवेट कर सकती है। और इस बात को सुनते ही युवान अपने हाथ को काट करके एक ड्रॉप उस बड़े से फॉर्मेशन पे डाल देता है और वो फॉर्मेशन भी उसे कंज्यूम नहीं करता है। और युवान को यहाँ फील होता है कि शायद मेरी किस्मत बहुत बुरी है और मैं सच में 3 साल बाद मरने वाला हूँ, और वो वहाँ पे रोने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन उसके ब्लड को सक कर लेता है और वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये देख करके युवान के फादर एकदम खुश हो जाते हैं। युवान के फादर जैसे उसकी ओर बढ़ते हैं तभी युवान के चारों ओर एक बहुत बड़ी शील्ड अपीयर हो जाती है। ये देख करके युवान के फादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे जितने भी ग्रैवयार्ड के स्टोन होते हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसे देख करके युवान के फादर एकदम डरने लगते हैं और युवान के आसपास कई सारे स्पेल्स लिखने लगते हैं, जिसे देख करके युवान की हालत खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो सारे ग्रैवयार्ड मिल करके युवान के ऊपर बारी बारी करके स्पिरिचुअल अटैक करते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं क्या युवान इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बर्दाश्त कर पाएगा। और युवान को वो सारे अटैक लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, क्योंकि वो सारे के सारे ग्रैवयार्ड उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे होते हैं और उसकी विल पावर को। और ये देख करके उसके फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। और यहाँ पे युवान की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो उस बैटल अरीना के बीच में आके गिर जाता है। और तभी उसे याद आता है कि उसके फादर, उसकी मदर ने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। उसकी मदर ने तो अपनी पूरी आधी लाइफ उसके लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। और तभी वो ये सब चीज़ें सोच करके वहाँ पे उठ जाता है और यहाँ पे फाइनली युवान के विल पावर का तो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और युवान यहाँ पे खड़ा होकर के कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने माता पिता का सर झुकने नहीं दूंगा। और तभी युवान के फादर उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी युवान कहता है कि मैं कैसे भी करके इस टेस्ट को पास करके रहूंगा। और यहाँ पे युवान की स्ट्रेंथ का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही उसके फादर उस शील्ड को तोड़ते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वो उस धमाके के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि युवान वहाँ से गायब हो चुका है और वो फॉर्मेशन भी बंद हो चुका है। और साथ में यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें युवान एक अलग सी ही दुनिया में दिखाया जाता है। और यहीं पे हमारे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।